गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वेरिकोसिल। हाइड्रोसिल होता है स्क्रोटम में, जो तुम क्लिनिकल में सीखे होंगे। उसके जैसे ही ऐसा स्क्रोटल स्वेलिंग प्रेजेंट होता है, ये है वेरिकोसिल। तो वेरिकोसिल और हाइड्रोसिल दोनों में प्रेजेंटेशन में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी होती है, थोड़ी बहुत, जस्ट दे बोथ आर द स्क्रोटल स्वेलिंग्स। लेकिन उनका जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, उनकी जो फाइंडिंग्स है, वो थोड़ी डिफरेंट रहेगी। वेरिकोसिल वो है क्या? इट इज़ डायलेटेशन, एलोंगेशन एंड टॉर्चुसिटी। 3 चीज़ें होती है। जो पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस होता है, पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस ऑफ वेन्स, जो स्पर्मेटिक कॉर्ड के कंटेंट में आता है, जो टेस्टिस का ब्लड सप्लाई ऊपर लेके जाके टेस्टिकुलर वेन में लेके जाते हैं। उसके बाद टेस्टिकुलर वेन से लेफ्ट साइड से लेफ्ट रीनल वेन में, राइट साइड से डायरेक्ट आईवीसी में ड्रेन करता है। तो ये जो पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस ऑफ वेन है, उसका डायलेटेशन हो जाएगा, मतलब उसकी डायमीटर बढ़ जाएगी, एलोंगेशन थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, एंड टॉर्चुसिटी वो पूरी टॉर्चुस हो जाएगी। So dilatation, elongation and tortuosity of veins of peampineum plexus, that is varicocele। तो जो पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस होता है उसका डायलेटेशन होता है। उसके अलावा जो हम टेस्टिस का वेनस ड्रेनेज देखेंगे, तो उसका जो ऑल्टरनेटिव पाथवे हो गया, आगे मैं बताऊंगा। ये क्रीमास्टरिक वेन्स है, ये भी टेस्टिकुलर वेन के साथ एनास्टोमोसिस करती है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो क्रीमास्टरिक वेन होती है वो भी डायलेटेड हो जाती है, ठीक है। समटाइम्स इन क्रीमास्टरिक वेन्स विच एनास्टोमोसिस विद द टेस्टिकुलर वेन्स। तो मोस्टली जो होता है स्क्रोटल स्वेलिंग, उसकी वजह से, तो उसमें कॉज यही रहेगा कि पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस है वो बड़ा हो जाएगा, उससे ज़्यादा डायलेटेशन, टॉर्चुसिटी एंड एलोंगेशन हो जाएगा। क्रीमास्टरिक वेन का डायलेटेशन, एलोंगेशन एंड टॉर्चुएशन बहुत रेयर होता है। ऐसा पिक्चर रहता है। देखो ये राइट साइड है, राइट साइड की जो पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस ऑफ वेन्स है, ये एकदम नॉर्मल है, दिख रही है, ठीक है, ये रहेगा। और जो लेफ्ट साइड की जो पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस ऑफ वेन्स है सॉरी, ये डायलेटेड है, वो टॉर्चुअस भी दिख रही है, और उसका एलोंगेशन भी हो जाएगा। उसका एलोंगेशन होगा, उसके साथ स्क्रोटम का भी एलोंगेशन होगा, ठीक है। तो ये डायलेटेड वेन्स से, ये पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस की जो डायलेटेशन होती है वो ऐसे होती है, ऐसे होता है अंदर वेन्स। जो राइट साइड की है इस पिक्चर में वो नॉर्मल है, जो लेफ्ट साइड है दैट इज़ वेरिकोसिल। अभी सॉरी, जो पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस ऑफ वेन्स होता है उसमें 3 ग्रुप्स ऑफ वेन रहती हैं, ठीक है। एक जो ग्रुप है उसमें होता है वेन्स फ्रॉम द टेस्टिस एंड एपिडिडाइमिस। दूसरा ग्रुप रहता है, उसमें आएगा वेन अकम्पनिंग द वास डेफरेंस। और तीसरे में आएगी वेन एसोसिएटेड विथ क्रीमास्टर मसल। क्रीमास्टरिक वेन नहीं, लेकिन वेन्स एसोसिएटेड विथ क्रीमास्टर मसल। वेन्स एसोसिएटेड विथ क्रीमास्टर मसल और क्रीमास्टरिक वेन दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो ये 3 ग्रुप्स ऑफ वेन रहती है। वेन्स फ्रॉम टेस्टिस एंड एपिडिडाइमिस, वेन अकम्पनिंग द वास डेफरेंस, वेन्स एसोसिएटेड विथ द क्रीमास्टरिक मसल। जो पहले हम आगे देखे थे, मैंने बताया था कि जो वेनस प्लेक्सस होता है, ठीक है, एनाटॉमी में मैंने बताया था आगे कि उसमें जो टेस्टिस के वहाँ से स्टार्ट होता है तो वेन्स ज़्यादा होती है। जैसे जैसे वेन ऊपर जाती है, मतलब टेस्टिस से चालू करके धीरे धीरे स्क्रोटम, रूट ऑफ द स्क्रोटम, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, इंग्वाइनल कैनाल, डीप रिंग, फिर एंटर होगी एक्स्ट्रा पेरिटोनियम में। तो ऐसी जो ऊपर ऐसे एसेंड होती है वेन, ऐसे ऐसे उसके नंबर कम होते जाते हैं, ठीक।
Veins of testis and epididymis forms the anastomosis plexus surrounding the vas. Initially there are 15 to 20 veins. देखो यहाँ पे देखो ये 15 to 20 वेन्स होगी, ये तो खाली ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, लेकिन यहाँ पे 15 से 20 वेन्स होगी। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी ऐसे, ठीक है, वैसे उसके नंबर कम होते जाएंगे। As the ascent reduced to 12 at the root of the scrotum, reduced to 4 at superficial inguinal ring, inguinal canal में हो जाएगी 4, मतलब सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग और इंग्वाइनल कैनाल दोनों में 4 ही रहेगी। डीप इंग्वाइनल रिंग वहाँ पे हो जाएगी 2। ये दोनों वेन एंटर होगी इन एब्डोमेन एंड यूनाइट टू फॉर्म सिंगल टेस्टिकुलर वेन। तो पेम्पनिफॉर्म प्लेक्सस के जो नंबर है वेन्स के, वो जहाँ से स्टार्ट होगी टेस्टिस के और एपिडेमिस से, तो वहाँ पे 15 to 20 होगी। रूट ऑफ द स्क्रोटम के पास पहुँचते ही 12 हो जाएगी। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग एंड इंग्वाइनल कैनाल वहाँ पे पहुँचेगी, तब वो हो जाएगी 4। डीप इंग्वाइनल रिंग पे 2, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर होगी जो वेन, उस वेन का नंबर कम होते जाएंगे। तो टेस्टिकुलर वेन वहाँ मतलब डीप इंग्वाइनल रिंग के बाद मतलब जो टेस्टिकुलर वेन है उसका अगर हम कोर्स देखें तो टेस्टिस से चालू होगी, उसके बाद ऊपर जाएगी रूट ऑफ द स्क्रोटम, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, इंग्वाइनल कैनाल, डीप इंग्वाइनल रिंग, और डीप इंग्वाइनल रिंग से एंटर होगी एब्डोमेन में, और एब्डोमेन में से एंटर होगी एक्स्ट्रा पेरिटोनियली, वहाँ से ऊपर जाएगी। और राइट साइड की जो वेन है वो ड्रेन करेगी डायरेक्टली इन द आईवीसी विथ एक्यूट एंगल। लेफ्ट साइड की हो वो ड्रेन करेगी लेफ्ट रीनल वेन में एट द राइट एंगल। और एक चीज़ इसमें रहती है कि ये जो वेन, दोनों वेन है, उसमें अंदर वाल्व्स नहीं होते। वाल्व्स होते हैं एट द टर्मिनेशन ऑफ वेन। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। हाँ, ये यहाँ पे देखो, ये राइट साइड की टेस्टिकुलर वेन है। यहाँ पे जहाँ पे आईवीसी में एंटर हो रही है वहाँ पे ही एक वाल्व होता है, और यहाँ पे, ठीक है। तो ये है एक्यूट एंगल आईवीसी, और राइट टेस्टिकुलर वेन में देखोगे तो ये एक्यूट एंगल है। और ये जो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन जो एंटर हो रही है दैट इज़ राइट एंगल, ऑलमोस्ट 90 डिग्री। लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन और लेफ्ट रीनल वेन दोनों के बीच ऑलमोस्ट 90 डिग्री का एंगल रहता है, दैट इज़ राइट एंगल। एंड राइट टेस्टिकुलर वेन है तो वो एक्यूट एंगल से एंटर होगी इंफेरियर वेना कावा में। तो ये उसका कोर्स है। तुम देखोगे कि यहाँ पे ये तो जैसे फोटो ज़्यादा नहीं ड्रॉ की है, लेकिन यहाँ पे नंबर ज़्यादा रहेंगे। यहाँ पे 12 से 15, उसके बाद ऊपर जाएगी, सॉरी यहाँ पे 15 to 20 रूट ऑफ द स्क्रोटम के पास होगी 12, इंग्वाइनल कैनाल में 4, डीप रिंग पे 2, और ये ऊपर जाएगी यहाँ से बाद एंटर होगी, और बाद में सिंगल हो जाएगी, और वो एंटर होगी लेफ्ट रीनल वेन में और राइट साइड की इंफेरियर वेना कावा में। इसमें तुम ये भी देखो कि जो लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन है उसका कोर्स वो लॉन्ग है, और जो हम पढ़े थे कि जो लेफ़्ट किडनी है वो थोड़ी हायर अप होती है, लेफ़्ट टेस्टिस है वो थोड़ी लोअर डाउन होती है कंपेयर टू द राइट साइड। तो इसकी जो लेंथ है उसमें जो ब्लड भरेगा और ब्लड का कॉलम भी ज़्यादा रहेगा। और जो राइट साइड की टेस्टिकुलर वेन एंटर हो रही है उसके और ऊपर लेवल पे लेफ़्ट वाली एंटर हो रही है, तो उसमें जो ब्लड का लेवल होगा वो ज़्यादा रहेगा, ब्लड का अमाउंट, और अगर बोले तो ब्लड कॉलम एज़ कम्पेयर टू द राइट साइड। तो इसकी वजह से लेफ़्ट साइड में
ये कॉमन रहता है। बाकी भी रीज़न है, बाद में भी देखते हैं, लेकिन ठीक है। तो राइट साइड ड्रेन इन द आईवीसी एंड एक्यूट एंगल, लेफ्ट साइड ड्रेन इन द राइट रीनल वेन एट द राइट एंगल। एट द टर्मिनेशन ओनली बोथ साइड्स वेन हैव अ वाल्व। पूरे कोर्स में कहीं भी वाल्व नहीं होता है, सिर्फ एट द एंड ऑफ टेस्टिकुलर वेन। जब टेस्टिकुलर वेन एंटर होती है राइट साइड की आईवीसी में, लेफ्ट साइड की रीनल वेन में, तब वहाँ पे वाल्व होता है खाली। अभी ये टेस्टिकुलर वेन है, वो ड्रेन करता है टेस्टिस की ब्लड को। अब इसका एक ऑल्टरनेटिव पाथवे भी है, क्रीमास्टेरिक वेन एंड वेन अकम्पनिंग द वास। ये दोनों वेन एनास्टोमोस करती है टेस्टिकुलर वेन के साथ, ठीक है। एंड जो क्रीमास्टेरिक वेन है वो ड्रेन करती है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन में। तो ये एक ऑल्टरनेटिव पाथवे है, ठीक है, कि जो अगर टेस्टिकुलर वेन कहीं पे ब्लॉक हो गई हायर लेवल पे, तो जहाँ जिस लेवल से ब्लॉक हुई है उसके नीचे का जो पूरा कोर्स है वो एनास्टोमोसिस करता है क्रीमास्टेरिक वेन के साथ। तो वहाँ से जो ब्लड है वो ड्रेन हो जाएगा इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन में, ठीक है। तो ये एक ऑल्टरनेटिव पाथवे है। ये पाथवे कब यूज़ होगा, पीछे हमारा एक सर्जरी आएगी इसी वेरिकोसिल की ट्रीटमेंट में, उसमें ये ऑल्टरनेटिव पाथवे हमको काम लगेगा, ठीक है। इसकी एक सर्जिकल फिजियोलॉजी भी है कि जो पेम्पिनियम प्लेक्सस है अराउंड द टेस्टिकुलर आर्टरी एक्ट एज अ काउंटर करंट सिस्टम। जो टेस्टिकुलर आर्टरी है उसके आसपास में रहेगी पेम्पिनियम प्लेक्सस। इट एक्ट एज अ हीट एक्सचेंजर मैकेनिज्म टू रिड्यूस द स्क्रोटल टेम्परेचर। 2 to 2.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर डाउन रहता है एज कम्पेयर टू द इंट्राएब्डोमिनल टेम्परेचर। इट कीप्स द टेस्टिस कूल। टेस्टिस कूल रहती है तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो अच्छे से होता है, ठीक है। तो जो पेम्पिनियम प्लेक्सस है उसकी वजह से जो वहाँ का टेम्परेचर है वो डाउन रहता है। इट एक्ट एज अ हीट एक्सचेंजर मैकेनिज्म टू रिड्यूस द स्क्रोटल टेम्परेचर, ओके। तो ये एक रीज़न है कि टेस्टिस का जो टेम्परेचर है, स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो लो रहता है, कूल रहता है। इट हेल्प्स इन द इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हुई तो वहाँ का टेम्परेचर जो है स्क्रोटम का वो डाउन नहीं रहेगा, वो ज़्यादा रहेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी जो वेरिकोसिल हमने देखा उसके टाइप्स, 2 टाइप्स है, प्राइमरी इडियोपैथिक या फिर सेकेंडरी। तो प्राइमरी और इडियोपैथिक है वो 95% केसेस में प्राइमरी ही रहता है। इन यंग अनमैरिड मैन ड्यू टू क्रॉनिक वेनस कंजेशन एंड ड्यू टू अनरिलीव्ड सेक्सुअल स्टिमुलेशन। तो क्रॉनिक वेनस कंजेशन रहता है टेस्टिस की वेन्स का ड्यू टू अनरिलीव्ड सेक्सुअल स्टिमुलेशन। ये एक रीज़न है कि यंग टीन एज अनमैरिड मैन में वेरिकोसिल होने के चांसेस ज़्यादा रहे। ऐसा नहीं है कि भाई जो अनमैरिड है, यंग है, उनको सबको ये होगा ही, लेकिन उनको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है दैट इज़ अनरिलीव्ड सेक्सुअल स्टिमुलेशन। उसकी वजह से वहाँ पे क्रॉनिक वेनस कंजेशन रहेगा और वहाँ पे जो वेन्स है वो डायलेटेड हो जाएगी, ठीक है। सेकेंडरी मतलब ऊपर जो पूरा कोर्स है टेस्टिकुलर वेन का, वहाँ पे कहीं पे तो ऑब्स्ट्रक्शन है। ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ टेस्टिकुलर वेन बाय सम इंट्रा एब्डोमिनल पैथोलॉजी, या तो रीनल सेल कार्सिनोमा जिसको हाइपरनेफ्रोमा भी कहते हैं, यंग एज में अगर हो गया
जो रीनल सेल कार्सिनोमा है वो यंग एज में भी होता है। तो वो प्रेस करेगा लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन को, या फिर लार्ज जो हमारा पेल्विक कॉलोन है वो अगर लोडेड होगा तो वो भी प्रेस करेगा, क्योंकि जो वेन है वो पेल्विक जो कॉलोन है हमारा सिग्मोइड कॉलोन उसके पीछे रहती है। तो अगर लोडेड पेल्विक कॉलोन होगा तो वो उसको प्रेस करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो वेन है वो ऐसे उस वेन ब्लॉक हो, वेन को प्रेस करेगा तो वेन में से ऊपर ब्लड जाएगा नहीं, बराबर। तो उसकी वजह से नीचे के ऊपर नीचे का जो पूरी वेन है वो सब डायरेक्टेड हो जाएगी। ये देखो इस एरिया में अगर यहाँ पे अगर प्रेस हुआ, या तो रीनल सेल कार्सिनोमा हुआ या फिर लोडेड पेल्विक कॉलोन हुआ, तो क्या होगा कि ब्लड है वो ऊपर जाएगा नहीं, तो नीचे की पूरी वेन से वो डायलेटेड हो जाएगी, टॉर्चुअस हो जाएगी और एलोंगेटेड हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है सेकेंडरी वेरिकोसिल। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी में कंफ्यूज मत होना। प्राइमरी में सिर्फ वेन का कॉज होगा, क्रॉनिक वेनस कंजेशन होगा, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो टेस्टिकुलर वेन में वाल होता है एट द टर्मिनेशन ऑफ वेन वो वाल नहीं होगा, तो उसकी वजह से भी तो वो आएगा प्राइमरी में। सेकेंडरी में कुछ और पैथोलॉजी की वजह से ब्लॉक होगा तो ये सेकेंडरी कहलाएगा। ठीक है, अब वेरिकोसिल में जो पेशेंट अफेक्टेड होते हैं उसमें एज अगर हम देखें तो टीन एज और अर्ली एडल्ट लाइफ में ये ज़्यादा कॉमन रहता है। 16 to 30 ईयर्स ऑफ एज में टॉल थिन मेन अफेक्टेड मोर। Valves at the termination of the testicular vein may be incompetent or absent. Valves जो होते हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, मतलब इनकम्पिटेंट है या फिर एब्सेंट है, तो वहाँ का जो पूरा ब्लड का कॉलम है वो भरा का भरा रहेगा और नीचे उसको डायलेटेड वेन्स हो जाएगी पाइमोफॉर्म प्लेक्सस में। रीनल सेल कार्सिनोमा ऑन लेफ्ट साइड में लीड टू वेरिकोसिल इन मिडल एज पेशेंट। अगर मिडल एज पेशेंट है, 40 to 50 ईयर की एज का पेशेंट है और उसको वेरिकोसिल हुआ है तो ये बहुत ही अनकॉमन है। ऐसा प्राइमरी कॉज वी हैव टू थिंक अबाउट सेकेंडरी कॉजेज। ओके, तो नॉर्मल एज जो है वो 15 to 30 ईयर्स तक होता है मोस्टली, और अगर ज़्यादा एज है और वेरिकोसिल तुमने देखा तो यू मस्ट लुक फॉर द रीनल सेल कार्सिनोमा और अदर इंट्राएब्डोमिनल पैथोलॉजी। ठीक है, और ये जो वेरिकोसिल है दैट इज़ मोर कॉमन इन द लेफ्ट साइड। ये इसके लिए बहुत सारे रीजन्स है जो प्रेडिस्पोज करता है लेफ्ट रीनल वेन को डायरेक्ट होने में, लेफ्ट जो टेस्टिकुलर वेन है और उसके नीचे पाइमोफॉर्म प्लेक्सस है उसको डायरेक्ट होने में। तो पहले ही हमने देखा कि लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन का जो कोर्स है वो एज कम्पेयर टू द राइट साइड ज़्यादा लॉन्ग है। तो एक तो लॉन्गर कोर्स एंड्स हायर देन द राइट साइड, राइट एंगल एंट्री इन द लेफ्ट रीनल वेन, राइट एंगल एंट्री ऑलमोस्ट 90 डिग्री के पे उस पर एंटर होती है। ठीक है, तो ये होने की वजह से जो ब्लड की कॉलम है उसका जो वेट है वो नीचे तक आएगा। ठीक है, लॉन्ग कॉलम ऑफ ब्लड, प्रेशर इज हाई, लोडेड पेल्विक कॉलोन may compress it as left testicular vein ascend behind the pelvic colon। तो लोडेड पेल्विक कॉलोन होगा तो वो अगर वेरिकोज वेन करेगा वेरिकोसिल करेगा तो वो लेफ्ट में ही करेगा, राइट तक नहीं जाएगा वो, क्योंकि
जो पेल्विक कॉलम है उसके पीछे से जाती है लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन। लेफ्ट रीनल वेन गेट सैंडविच्ड बिटवीन एब्डोमिनल एओर्टा एंड ट्रंक ऑफ SMA। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी अराइज होती है, वो दैट इज़ अ एंटीरियर ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। तुम लोग सीखे हो फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में। तो वो जो SMA है और हमारी एओर्टा है उसके बीच में जो लेफ्ट रीनल वेन है वो सैंडविच हो जाती है। कैसे हो जाती है? ऐसे। उसको बोलते हैं रीनल नट क्रैकर सिंड्रोम। ठीक है, रीनल नट क्रैकर सिंड्रोम। तो इसमें तुम देखो ये जो बीच में बड़ी सी रेड कलर की है दैट इज़ एब्डोमिनल एओर्टा, और उसके बाद वहाँ से लेफ्ट रीनल वेन निकल रही है, उसके ऊपर से निकल रही है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। तो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है उसके ऊपर से निकल रही है, तो वेन को वो वेन जो लेफ्ट रीनल वेन है वो सैंडविच हो जाएगी एब्डोमिनल एओर्टा एंड सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के बीच में। उसको बोलते हैं नट क्रैकर सिंड्रोम, रीनल नट क्रैकर सिंड्रोम। अब तुम देखो ये जो छोटी सी ब्रांच है ब्लू कलर की दैट इज टेस्टिकुलर वेन, वो यहाँ पे एंटर हो रही है। टेस्टिकुलर वेन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ से जो रीनल वेन है आगे, क्योंकि ब्लड को जाना है टेस्टिकुलर वेन से होके रीनल वेन में, रीनल वेन से होके IVC में, ये ब्लड का कोर्स है। लेकिन यहाँ पे तो पूरा ब्लॉक है, उसकी वजह से पूरा प्रेशर रहेगा नीचे पेम्ब्रियम प्लेक्सस पर। तो ये होता है रीनल नट क्रैकर सिंड्रोम। इसमें अगर तुम और अच्छे से देखो तो ये देखो जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है वो वेन को पूरी प्रेस कर रही है। तो इसका अगर हम कट सेक्शन देखेंगे तो इसमें ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये कट सेक्शन है। ये जो वर्टेब्रा के पास है दैट इज़ एब्डोमिनल एओर्टा, उसके ऊपर जो है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और उसके बीच में है रीनल वेन, लेफ्ट रीनल वेन। देखो कैसे सैंडविच हो गई है। ठीक, तो ये होता है रीनल नट क्रैकर सिंड्रोम। उसकी वजह से भी हो सकता है वेरिकोसिल लेफ्ट साइड में। तो वो इसकी वजह से लेफ्ट साइड में ज़्यादा रहता है। लेफ्ट टेस्टिकुलर आर्टरी में आर्च ओवर द लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन। आर्टरी जो अराइज होती है लेफ्ट टेस्टिकुलर आर्टरी वो वेन के ऊपर से आर्च करती है कभी कभी, तो उसकी वजह से भी लेफ्ट साइड में ज़्यादा रहता है। क्लोज एसोसिएशन विथ लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, जो यहाँ पे जो लेफ्ट किडनी है उसके ऊपर होगी लेफ्ट साइड एड्रिनल ग्लैंड, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। तो वहाँ से एड्रेनालिन रिलीज़ होता है, फिर यहाँ पे रीनल वेन में आता है, तो यहाँ पे उसकी इफ़ेक्ट आती है। सर्कुलेटिंग एड्रेनालिन में कंस्ट्रिक्ट द टेस्टिकुलर वेन ऑफ लेफ्ट साइड। वो राइट साइड को भी कंस्ट्रिक्ट कर सकता है, लेकिन जो क्लोज होती है वो लेफ्ट वाली होती है, तो लेफ्ट वाली को कंस्ट्रिक्ट पहले भी करेगा और ज़्यादा करेगा क्योंकि वो पास में है। तो क्लोज एसोसिएशन विथ लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड में अलाउ द सर्कुलेटिंग एड्रेनालिन बाय रीनल वेन में कंस्ट्रिक्ट द टेस्टिकुलर वेन। तो ये रीज़न है कि लेफ्ट साइड में कॉमन क्यों है। तो राइट एंगल एंट्री, लॉन्गर कोर्स, लॉन्ग कॉलम ऑफ ब्लड, रोडेड पेल्विक कॉलम में कंप्रेस, लेफ्ट रीनल, बाद में आता है नट क्रैकर सिंड्रोम, वो बाद में आता है लेफ्ट टेस्टिकुलर आर्टरी में आर्च ओवर द वेन, और क्लोज एसोसिएशन विथ सुप्रारीनल ग्लैंड। तो ये इतने सारे रीज़न है जो कर सकते हैं लेफ्ट साइड में वेरिकोसिल। तो इसलिए लेफ्ट साइड में बहुत ज़्यादा रहता है इंसिडेंसेस का, राइट साइड में बहुत ही कम रहता है, कभी कभी आता है, बाकी मोस्टली लेफ्ट साइड ही होता है। तो ये मैंने तुम लोगों को बताया कि ये लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन और राइट टेस्टिकुलर वेन का कोर्स है। जो एंट्री है वो राइट साइड की एक्यूट एंगल पे है और
लेफ्ट साइड की राइट एंगल में। तो कॉलम ऑफ ब्लड जो है वो डायरेक्टली सीधा रहेगा, उसमें ऐसा सीधा, इसमें ऐसे और ऐसे रहेगा, तो यहाँ पे इतना प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, रीनल नटक्रकर सिंड्रोम, और ये उसकी कट सेक्शन। अब ये तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसा हुआ तो उसकी इफेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस पे क्या होती है? ड्यू टू स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड इन द पेम्प्निफॉर्म प्लेक्सस ऑफ वेन्स देयर विल बी इंक्रीज टेम्परेचर इन द स्क्रोटम। वहाँ पे ब्लड का स्टैग्नेशन हुआ, ब्लड ऊपर से ड्रेन नहीं हो रहा है आईवीसी में, राइट का आईवीसी में होगा, लेफ्ट का लेफ्ट रीनल वेन में, लेकिन लेफ्ट रीनल वेन भी जाती है बाद में आईवीसी में ही। तो दोनों साइड का ब्लड जाने वाला है आईवीसी में, लेकिन इंफ्रा कावा में। लेकिन ये जो इतने सारे रीज़न हुए, इसमें से अगर कोई रीज़न हुआ और वेरिकोसिल हुआ तो वहाँ पे पेम्प्निफॉर्म प्लेक्सस में स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड हो जाता है और वहाँ पे इंक्रीज टेम्परेचर, इट विल लीड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। टेस्टिकल विल फेस हायर टेम्परेचर देन द नॉर्मल। स्पर्म काउंट एंड स्पर्म मोटिलिटी विल बी अफेक्टेड। स्पर्म काउंट कम हो जाएंगे, स्पर्म मोटिलिटी है वो भी कम रहेगी, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस को अफेक्ट होगा। और ऐसा हुआ तो इट मे लीड टू सब फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी। सब फर्टिलिटी मतलब थोड़े बहुत जो स्पर्म है वो उसका काउंट थोड़ा बहुत रहेगा, थोड़ी बहुत मोटिलिटी भी रहेगी, लेकिन नॉर्मल नहीं रहेगी। 100 में से 20% ही स्पर्म उसके नॉर्मल रहेंगे। ठीक है, तो ये होती है सब फर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी उसमें भी ऐसा होता है कि इसमें ऑलमोस्ट सब जो स्पर्म है वो स्पर्म काउंट भी कम होगा, स्पर्म मोटिलिटी भी कम होगी। तो ये इफेक्ट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस पर ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड इन द पेम्प्निफॉर्म प्लेक्सस ऑफ वेन्स। अब ऐसा पेशेंट जब होता है वेरिकोसिल का, तो पेशेंट का प्रेजेंटेशन क्या होता है? पहले तो डायलेटेशन एलोंगेशन होती है वेन्स की, उसके साथ साथ स्क्रोटम की भी होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एलोंगेटेड स्क्रोटम विल नॉट प्रोवाइड सपोर्ट टू द टेस्टिकल एंड एंटायर वेट विल बी हैंडल बाय द कॉर्ड ओनली। बराबर। तो अगर हम देखें तो नॉर्मली क्या होगा, मान लो कि ऐसा स्क्रोटम है, बराबर, और उसके अंदर ऐसे ये टेस्टिस है। तो ये जो स्क्रोटम है वो यहाँ पे उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अभी बिकॉज ऑफ द एलोंगेशन, जैसे पेम्प्निफॉर्म प्लेक्सस का एलोंगेशन होता है वैसे ही फिर उसके साथ स्क्रोटम का भी एलोंगेशन हो जाता है। तो उसमें क्या होगा, एलोंगेशन में कि ऐसे हो जाएगी, ऐसे। दिस इज़ द एलोंगेशन ऑफ स्क्रोटम। अब ये एलोंगेशन होने की वजह से ये जो टेस्टिस है इट विल हैंग, वो हैंग होगा इन द स्क्रोटम। और जो वो टेस्टिस का वेट पहले बेयर किया जाता था स्क्रोटम के बेस से, तो स्क्रोटम का बेस है वो अब उसका जो वेट है टेस्टिस का वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो पूरा जो वेट है वो जाएगा कॉर्ड के ऊपर, और बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी टेस्टिस विल कम डाउन एंड द कॉर्ड जो होता है उस कॉर्ड विल पुल। कॉर्ड ऐसे खींचेगा, उसकी वजह से वहाँ पे ड्रैगिंग पेन होगा। ठीक है, तो ये रीज़न है ड्रैगिंग पेन का। ड्रैगिंग पेन इन द अफेक्टेड साइड एक्सटेंडेड इनटू द इंग्वाइनल रीजन। पूरा खींचेगा तो ऊपर तक पेन होगा, स्क्रोटम से लेके इंग्वाइनल रीजन तक। स्क्रोटल स्वेलिंग और इंग्वाइनोस्क्रोटल स्वेलिंग एंड स्क्रोटम विल बी एलोंगेटेड। तो ड्रैगिंग पेन के साथ आएगा पेशेंट।
ज़्यादा बोलेगा पेशेंट मुझे स्क्रोटल स्वेलिंग है, इसके अलग अलग ग्रेड होते हैं, वो अपने बाद में देखते हैं। तो ये होता है प्रेजेंटेशन, मोस्टली जो स्क्रोटल स्वेलिंग विद ड्रैगिंग पेन। टीन एज और अर्ली एडल्ट लाइफ, ये उसका एज का प्रेजेंटेशन होता है। मोर कॉमन इन हॉट क्लाइमेट, एंड हॉट क्लाइमेट में ये कंडीशन और भी ज़्यादा वर्जन होती है, जो और भी ज़्यादा तकलीफ देती है पेशेंट को, पेन ज़्यादा होगा, डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होगा। तो इट में अफेक्ट द, जो पेशेंट की वर्क करने की कैपेसिटी होती है वो कम होती है। समटाइम्स पेशेंट प्रेजेंट्स विद इनफर्टिलिटी, पेशेंट ने शायद पता नहीं चला, या फिर उसको पेशेंट को आने में उसको शर्म आई कि भाई मुझे कुछ हुआ है, वो बताने के लिए पेशेंट को पता नहीं होता कि क्या है। तो आफ्टर मैरिज बिकॉज ऑफ द वेरिकोसिल स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो डिफेक्टिव रहता है, तो आफ्टर मैरिज 4 या 5 साल तक दे मे नॉट एबल टू कंसीव, और उसके बाद वो आते हैं इनफर्टिलिटी के लिए कि हमें इनफर्टिलिटी है, क्या हुआ हमको बताओ। तो अगर हम चेक करेंगे तो हमको वहाँ पे उस टाइम भी पता चलता है कि पेशेंट को तो वेरिकोसिल है, पेशेंट को पेन नहीं होगा, पेशेंट को शायद पेन होगा ही नहीं, पेन ही होता है जो पेशेंट को हॉस्पिटल लेके आता है, ठीक है। तो अगर पेशेंट को पेन नहीं हो रहा है तो पेशेंट को पता नहीं चलेगा, और पेशेंट को पेन हो रहा है लेकिन पेशेंट उसको अच्छे से सह रहा है कि यार मुझे कुछ नहीं होगा, कब कम हो जाएगा। तो ऐसे ही चलता रहा, तो ऐसे ही फिर ज़्यादा आगे जाके पेशेंट इनफर्टिलिटी हो जाएगी, तब तक पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं आएगा। तो उस टाइम पे भी हमको पता चलता है कि पेशेंट को तो वेरिकोसिल है। तो टीन एज और अर्ली एडल्ट लाइफ मोर कॉमन इन हॉट क्लाइमेट एंड समटाइम्स पेशेंट प्रेजेंट्स विद द इनफर्टिलिटी। तो ऐसा होता है क्लिनिकल पिक्चर। ये देखो जो राइट साइड की टेस्टिस है, राइट साइड का स्क्रोटम है वो एकदम नॉर्मली है, लेफ्ट साइड का है यहाँ पे बाहर से हमको वेन्स दिख रही है, ठीक है। ये राइट साइड की है, दोनों जो उसकी जहाँ पे पैथोलॉजी है, जो टॉर्चुअस वेन दिख रही है उसकी ऑपोजिट साइड की स्किन देखो कैसी है, एकदम नॉर्मल है। जहाँ पे ये पैथोलॉजी है जिस साइड पे उसकी स्किन लैक्स हो चुकी है, और वी कैन सी द वेन्स, डायलेटेड टॉर्चुअस वेन्स, ओके। ऑन पाल्पेशन इन स्टैंडिंग पोजीशन, जब हम पेशेंट को एग्जामिन करेंगे तो जो पेशेंट का प्रेजेंटेशन था वो मोस्टली रहता है ऐसा स्क्रोटल स्वेलिंग, स्क्रोटल स्वेलिंग के साथ तो टेस्टिकुलर ट्यूबर भी आ सकता है, हाइड्रोसिल भी आ सकता है, एपिडेमोरकाइटिस भी आ सकता है, बराबर। तो ये सब हम डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है क्लिनिकली और सोनोग्राफिकली। अब जब हम पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो मास ऑफ डायलेटेड एंड टॉर्चुअस वेन्स हमको पाल्पेट होगा, lying posteriorly and above to the testis is feel like a bag of worms। यहाँ पे देखो जो डायलेटेड वेन्स है वो दिखी कैसे रही है, दे आर पोस्टीरियर एंड अबाउ टू द टेस्टिस। हम पकड़ के पाल्पेट करेंगे हमारे फिंगर से और थंब से, तो हमको एक फील आएगी, एक बैग रहेगी और बैग में मान लो हमने वॉर्म्स भर दिए हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो ऐसा हमको फील रहेगा, बैग ऑफ वॉर्म्स। ऐसे पकड़ेंगे, ये बैग ऑफ वॉर्म्स है, ये वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ये वर्ड हम ढूंढते हैं जब तुम एग्ज़ाम में लिखते हैं, तो ये वर्ड्स तुमको अगर दिख गया मतलब चलो इसको आता है, तो ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है वो एग्ज़ाम में लिखने ही हैं। तो बैग ऑफ वॉर्म्स की फील आएगी, हम पाल्पेट करेंगे तब। ऑन वल्सल्वा मैन्युअर डिग्री ऑफ डायलेटेशन विल बी इंक्रीज। वल्सल्वा मैन्युअर मतलब पेशेंट को जो नोज़ है वो बंद करा के पेशेंट को बोलना है कि एब्डोमेनल प्रेशर बढ़ाओ। तो उससे क्या होगा कि जो प्रेशर है, डिग्री ऑफ डायलेटेशन वो
उससे प्रेशर बढ़ेगा टेस्टिकुलर वेन पर और उसकी वजह से जो उसका डायलेटेशन है वो बढ़ जाएगी। तो ये सब हमको करना है ऑन द स्टैंडिंग पोजीशन। पेशेंट को पकड़े पालपेट करेंगे तो डायरेक्टेड टॉर्चुअस वेन से वो पालपेट होगी एज अ बैग ऑफ वॉर्म्स। वॉर्म्स मतलब जो हमारे वॉर्म्स हैं माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं, राउंड वॉर्म, पिन वॉर्म, हुक वॉर्म, बराबर। तो ऐसा समझ लो कि भाई तुम्हारे पास एक बैग है, उसमें तुमने मैगी बना के रख दी है और बाद में उसको तुम पालपेट करो तो तुमको पालपेट होगा एज अ बैग ऑफ वॉर्म्स। ठीक है। ऑन कफिंग इट गिव्स इम्पल्स लाइक अ फ्लूइड थ्रिल। फ्लूइड थ्रिल इज एब्सेंट इन द सेकेंडरी वेरिकोसिल। क्यों होगा ऐसा? फ्लूइड थ्रिल एब्सेंट इन द सेकेंडरी वेरिकोसिल। ये कंफ्यूज मत होना अभी, सॉरी, ये हमारी इंफ्रावेना कावा है, ये राइट रीनल वेन है, ठीक है, और ये हमारी लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन है। ठीक है। अभी जो प्राइमरी वेरिकोसिल होगा तो उसमें जो प्रेशर है, प्रेशर जाने का जो रूट है यहाँ से, सॉरी, यहाँ से और यहाँ से नीचे जाएगा प्रेशर। तो पेशेंट जब कफ करेगा तो पूरा का पूरा एब्डोमेन जो है वो उसका प्रेशर बढ़ेगा। तो ये जो वेन के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो ये प्रेशर यहाँ से होके पूरा नीचे तक आएगा, बराबर। क्योंकि प्राइमरी वेरिकोसिल होगा तो जब सेकेंडरी वेरिकोसिल होगा तो क्या होगा कि मान लो कि यहाँ पे ऐसे किडनी में मैलिग्नेंसी है, ठीक है, लेफ्ट साइड किडनी में मैलिग्नेंट मास है, उसने यहाँ पे उसको प्रेस कर दिया है। तो क्या होगा, जो प्रेशर है वो इससे इस लेवल से आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि आगे तो मास है, उसने मास ने आर्टरी को लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन को प्रेस करके रखा है। दिस इज सेकेंडरी हाइड्रोसिल, सॉरी सेकेंडरी वेरिकोसिल। तो ये जो कफ करने में जो फ्लूइड थ्रिल आता है वो एब्सेंट रहेगा सेकेंडरी वेरिकोसिल में। दिस इज़ द रीज़न कि प्रेशर जो है वो आगे नहीं जाएगा। ठीक। ऑन लाइंग डाउन व्हेन वी एलिवेट द स्क्रोटम डायलेटेड वेन्स एम्प्टी इन द टेस्टिकुलर वेन्स एंड स्वेलिंग विल डिसअपियर। जो हम डायरेक्ट करेंगे, पेशेंट को सुला के टेस्टिस को ऊपर करेंगे तो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ब्लड जो है वो पूरी अंदर ऊपर एम्प्टी हो जाएगी टेस्टिकुलर वेन में। टेस्टिकुलर वेन एम्प्टी होगी, लेफ्ट टेस्टिकुलर आर्टरी वेन हो, सॉरी, जो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन है वो एम्प्टी होगी लेफ्ट रीनल वेन में और लेफ्ट रीनल वेन में से होकर आईवीसी में। राइट साइड की भी एम्प्टी होगी इंफ्रावेना कावा में। तो अल्टीमेटली दोनों तरफ का जो ब्लड है, वेनस ब्लड, वो ड्रेन होता है इंफ्रावेना कावा में। तो जब पेशेंट को सुलाएंगे, स्क्रोटम को एलिवेट करेंगे तो पूरा ब्लड है जो भरा पड़ा है डायलेटेड टॉर्चुअस वेन्स में, वो ब्लड ग्रेविटी की वजह से पूरा एम्प्टी होके आईवीसी में चला जाएगा, बराबर। मतलब और स्वेलिंग डिसअपियर हो जाएगी। ये भी अगर सेकेंडरी कॉज होगा तो ये नहीं होगा, स्वेलिंग डिसअपियर नहीं होगी, क्योंकि ऊपर रीनल सेल कार्सिनोमा है तो जो ब्लड है वेनस ब्लड वो जाएगा ही नहीं आईवीसी में। तो ये टेस्ट में भी अगर सेकेंडरी वेरिकोसिल है तो ये बात नहीं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। मतलब जो स्क्रोटम की जो स्वेलिंग है उसकी साइज़ कम नहीं होगी सेकेंडरी वेरिकोसिल में, प्राइमरी वेरिकोसिल में हो जाएगी। जब हम पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन कराएंगे तो स्वेलिंग फिर से आ जाएगा, क्योंकि फिर से वो ब्लड भरता रहेगा
और ये जो बढ़ता है वो फिल्स अप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्क्रोटम, पहले नीचे का भरेगा और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर भरेगा, क्योंकि जो ब्लड की कॉलम है वो अभी धीरे धीरे भरेगी। तो ऑन पाल्पेशन में कफिंग में हमको फ्लूइड थ्री फिल होगा, जो सेकेंडरी में नहीं होगा, सेकेंडरी वेरिकोसिल में। ऑन लाइंग डाउन एलिवेट द स्क्रोटम एंड ब्लड विल पास इन द आईवीसी एंड द स्वेलिंग साइज विल रिड्यूस। और खड़े होंगे पेशेंट स्टैंडिंग तो स्वेलिंग फिर से आ जाएगी। अब यही जो चीज़ें हैं उसमें से हमको डिफ्रेंशिएट करना है कि प्राइमरी कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है। प्राइमरी वेरिकोसिल इन लाइंग डाउन पोजिशन एलिवेट द स्क्रोटम, स्वेलिंग डिसअपियर्स। इन सेकेंडरी वेरिकोसिल यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, स्वेलिंग नॉट डिसअपियर, आरसीसी और सम मास इज प्रेसिंग द टेस्टिकुलर वेन, तो उसकी वजह से जो स्वेलिंग है वो डिसअपियर नहीं होगा। तो यही क्लिनिकली हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी को। जब हम पाल्पेशन करेंगे तो उसमें साइज ऑफ द टेस्टिकल में बी रिड्यूस्ड ड्यू टू एट्रोपी फ्रॉम द इम्पेयर्ड सर्कुलेशन। अफेक्टेड टेस्टिकल में बी सॉफ्टर देन द ऑपोजिट टेस्टिकल। फ्लक्चुएशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड है तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। फ्लक्चुएशन कब आता है? जब कोई क्लोज कैविटी में फ्लूइड भरा पड़ा है। तो ये जो स्क्रोटम की स्वेलिंग है उसमें क्लोज कैविटी तो है ही नहीं, पूरी की पूरी जो ब्लड स्वेलिंग है वो कनेक्टेड है इंफीरियर वेना कावा तक, मतलब क्लोज कैविटी है ही नहीं, तो उसमें फ्लक्चुएशन भी नहीं आएगा। एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमिनल फॉर लंप फॉर आरसीसी और लोडेड पेल्विक कॉलम ये करना ज़रूरी है डायग्नोस को कंफर्म करने के लिए, मतलब कॉज को जानने के लिए, क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो ट्रीटमेंट में हम यही करेंगे द ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज। अगर कॉज की ट्रीटमेंट नहीं की तो रिकरेंस हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक साइन आती है बॉ साइन। पेशेंट in standing position held the varicose mass between thumb and the fingers, then ask patient to bow down. पेशेंट ऐसे bow down करेगा तो टेंशन विद इन द वेन बिकम लेस, क्योंकि ऐसा करने से जो कंटिन्यूटी ऑफ ब्लड है, कंटिन्यूटी ऑफ ब्लड मतलब टेस्टिकुलर वेन, रीनल वेन लेफ्ट साइड में और आईवीसी, ये बो डाउन करेगा तो बिकॉज ऑफ द प्रेशर जो वेनस जो पूरा पाथवे है वो ब्लॉक होगा, तो जो वेन में प्रेशर है वो थोड़ा कम होगा। प्रेशर वहाँ पे कब आता है? बिकॉज ऑफ द कॉलम ऑफ ब्लड, लॉन्ग कॉलम ऑफ ब्लड, उसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर आता है। ठीक है, तो ये होती है बॉ साइन। इसके सिंपल से ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। ग्रेड 1 मतलब जस्ट पेशेंट को ड्रैगिंग पेन होगा, तुम देखोगे तो वहाँ पे कुछ इससे पाल्पेबल भी नहीं होगा, और अगर होगा तो पाल्पेबल होगा, विजिबल नहीं होगा। ग्रेड 2 स्वेलिंग विजिबल ऑन कफ, नॉर्मली स्वेलिंग नहीं दिखेगा, लेकिन पेशेंट अगर कफ करेगा तो हमको वहाँ पे स्वेलिंग दिखेगा। ग्रेड 3 स्वेलिंग विजिबल इजीली, ऐसे ही स्वेलिंग हमको दिखता है, जैसे हमने एक्सपोज किया स्वेलिंग दिख जाएगी, बट जब हम पेशेंट को लाइंग डाउन करेंगे तो वो डिसअपियर हो जाएगी। दैट इज़ ग्रेड 3। ग्रेड 4 दैट इज़ परसिस्टेंट स्वेलिंग, स्वेलिंग ऐसा का वैसा ही रहेगा, हमने सुलाया तो भी वो लाइंग डाउन करने से वो एम्प्टी नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है ग्रेड 4। तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 सिंपल से ग्रेडिंग है वेरिकोसिल के। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करवाएंगे? अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे, उसमें हमको पता चलेगा कि भाई जो वेन्स है वो डायलेटेड है कि नहीं, स्क्रोटम की अम्बियम प्लेक्सस है वो। उसके बाद हम इंट्रावेनस पाइलोग्राफी करवाएंगे,
या फिर CCT एब्डोमेन करवाएंगे टू लुक आउट द रीनल सेल कार्सिनोमा। अगर लोडेड पेल्विक कॉलोन कॉज होगा तो हमको सोनोग्राफी में पता चल जाएगा। और अगर रीनल सेल कार्सिनोमा है, मैलिग्नेंसी इन द किडनी है राइट लेफ्ट साइड की, तो IVP करवाएंगे, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी या फिर CCT एब्डोमेन, CT स्कैन, कॉन्ट्रास्ट एनहांस कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन, CCT एब्डोमेन, उसमें हमको मैलिग्नेंसी पता चल जाएगी किडनी की। अब ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, कंजर्वेटिव होगा या फिर ऑपरेटिव होगा। कंजर्वेटिव में हम क्या करेंगे, पेशेंट को रीएश्योरेंस करेंगे, उसको सस्पेंसरी बैंडेज देंगे, स्क्रोटल सपोर्ट देंगे, तो क्या होगा कि वो टेस्टिस नीचे हैंग नहीं रहेगा, तो उसकी वजह से पेशेंट को पेन है वो कम हो जाएगा, पेन एंड डिस्कम्फर्ट है वो कम हो जाएगा। तो कंजर्वेटिव में हमको सिर्फ पेन और डिस्कम्फर्ट है वो कम होगा, बाकी जो पैथोलॉजी हुई है वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ पेशेंट को पेन और डिस्कम्फर्ट कम होगा। पेन क्यों होता है वो मैंने बताया कि एलोंगेशन ऑफ स्क्रोटम होता है, तो जो टेस्टिस है दैट विल हैंग ऑन द स्पर्मेटिक कॉर्ड, और वो खींचने की वजह से वहाँ पे पेन होता है। तो अगर हमने स्क्रोटल सपोर्ट दे दिया तो वो ऐसे हैंग नहीं रहेगा, तो पेशेंट को पेन कम होगा। ऑपरेटिव में इंडिकेशंस क्या है, पेन, हैवीनेस, डिस्कम्फर्ट एंड एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी अगर वेरी बिग साइज नॉट रिलीव्ड बाय द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। इसमें वर्ड देखो, नॉट रिलीव्ड बाय कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, नॉट क्योर्ड नहीं लिखा है, क्योंकि कंजर्वेटिव से ये क्योर नहीं होगा, कंजर्वेटिव से सिर्फ रिलीव्ड होगा पेन, जो डिस्कम्फर्ट है वो। तो बहुत बड़ी साइज़ की है, और अगर उसकी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दिया हमने, उससे ये रिलीव नहीं हुआ तो हमको सर्जरी करनी पड़ेगी। इनफर्टिलिटी और सब फर्टिलिटी अगर है तो हमको अगर पेशेंट अनमैरिड है तो उसका ये करवाओ, इन्वेस्टिगेशन में स्पर्म का जो सीमेन का एनालिसिस है वो कराओ। एक हमारा इसमें रह गया लिखने का कि जो इन्वेस्टिगेशंस है उसमें सीमेन एनालिसिस अगर OT के पहले और OT के बाद, ये फॉर द मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस, क्योंकि अगर हमने OT से पहले सीमेन एनालिसिस नहीं करवाया, ठीक है, और OT के बाद हमने करवाया, तो पहले मान लो कि पहले ही वो उसका स्पर्म काउंट 0 है, बराबर, और OT के पहले हमने नहीं करवाया, तो हमारे पास कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। एक हम सीमेन एनालिसिस करवाएंगे OT से पहले और एक करवाएंगे OT के बाद। तो ऑपरेशन के बाद हम करवाएंगे कुछ दिनों बाद, तो उसमें अगर काउंट कम आए तो पेशेंट तो बोलेगा कि तुमने मेरा स्पर्मेटिक कॉर्ड वास कैफस इंजर कर दिया होगा, बराबर। तो अगर हमको पहले से एविडेंस है कि स्पर्म काउंट पहले से ही कम है तो मेडिको लीगल प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो सीमेन एनालिसिस एक इसमें रहेगा। फॉर गेनिंग फिटनेस फॉर आर्मी और पुलिस फोर्स एज वेरिकोसिल गेट वर्जन इन द हॉट क्लाइमेट। अगर पेशेंट को वेरिकोसिल है तो उसको अगर आर्मी या फिर पुलिस फोर्स में जाना है तो उसकी फिटनेस के लिए ये सर्जरी करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये कंडीशन के साथ वेरिकोसिल के साथ पेशेंट जाएगा तो हॉट क्लाइमेट वो पेन एंड डिस्कम्फर्ट बहुत ही ज़्यादा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से जो उसकी वर्क करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो उसके लिए फिटनेस के लिए ये ज़रूरी है, तो उस फिटनेस के लिए भी ये सर्जरी करवाना होता है। कई केस आएंगे तुमको कि बोलेगी कि आर्मी में पुलिस में हमको वो जॉब के लिए जाना है, मेरा जॉब लगी है तो उसके लिए फ़िटनेस मांगी, तो उसमें वेरिकोसिल है, तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई जब तक वेरिकोसिल ट्रीटमेंट नहीं करोगे, फिटनेस नहीं लोगे, तब तक जॉब में ज्वाइन नहीं करवाएंगे। तो ये होता है इंडिकेशन ऑपरेशन का। या फिर टेस्टिस हैंग्स एबनॉर्मली लो लेवल, बहुत ही लो लेवल पे अगर है तो उसकी वजह से उसको पेन ज़्यादा होगा, क्योंकि कॉर्ड ज़्यादा पुल होगा, तो उसकी वजह से भी हमको ऑपरेशन करना ज़रूरी है। तो ये उसके इंडिकेशंस है। एम ऑफ ऑपरेशंस क्या है कि रिड्यूस द नंबर ऑफ वेन्स
टू द मिनिमम इन पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस ऑफ वेन्स। सब वेन्स हमको निकाल देनी है, काट के एक्सरसाइज कर देनी है, और एक या दो वेन बाकी रखनी है, ठीक है। उसकी अप्रोच क्या है? इंग्वाइनल, दैट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड, स्क्रोटल, या फिर एब्डोमिनल एक्स्ट्रापैराटोनियम। उसमें जो इंग्वाइनल रीजन से हम करते हैं, इंग्वाइनल अप्रोच से, वी विल ओपन द इंग्वाइनल कैनाल, जैसे इंग्वाइनल हर्निया में ओपन करते हैं उसके जैसे ही वी विल ओपन द इंग्वाइनल कैनाल, वी विल सेपरेट द कॉर्ड, वी विल सर्च फॉर द पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। डायरेक्टेड वेन्स हमको मिल गई, तो हम वहाँ से क्या कर सकते हैं? टेस्टिस को पूरा पुल करके ऊपर ला सकते हैं इंग्वाइनल रीजन में। तो उसमें वास को सेपरेट करो, आर्टरी टू वास को सेपरेट करो, टेस्टिकुलर आर्टरी को सेपरेट करो, बराबर। और एक या दो वेन्स जो है वो सेपरेट कर लो, और बाकी का जो पोर्शन है वो काट के निकाल दो। बाकी का जो पोर्शन है वो पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस का वेन्स का पार्ट है वो काट के निकाल दो। अब जो इंग्वाइनल अप्रोच है उसमें होगा क्या? पहले तो ये ऐसे पूरी वेन से, बराबर, उसमें से हमने ये वास है, आर्टरी टू, फिर आर्टरी टू वास है, टेस्टिकुलर आर्टरी है, वो सब हमने सेपरेट कर लिया, और एक दो वेन जो होगी उसको हमने साइड पे ले लिया, ठीक है। अभी बाकी बचा इतना, ये नीचे का, ये ऊपर का जो है ये हमने सेव कर लिया, उसको बचाना है हमको। अब ये जो बाकी जो डायरेक्टेड वेन्स का मास रहा है उसको हम क्या करेंगे? यहाँ से हम काट देंगे, ठीक है, और यहाँ से भी काट देंगे, और पूरा को बीच का जो पोर्शन है वो हमने काट दिया, बराबर। यहाँ पे टाई लगा दिया, यहाँ पे टाई लगा, और बाद में हम क्या करेंगे कि वाइक्रिल से हम स्टिच ले लेंगे, इसको और इसको ऐसे टाई कर देंगे। टाई करेंगे तो जो नीचे का जो ये पूरा कॉर्ड है वो ऊपर पुल हो जाएगा, ठीक है। तो टेस्टिस जो नीचे एबनॉर्मलिटी लो लेवल पे होगी तो वो भी पुल हो जाएगी, तो ऊपर तक आ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों एंड को हम टाई कर देंगे। तो ये होता है इंग्वाइनल अप्रोच, ठीक है। Open inguinal canal, separate the vas, artery to vas, testicular artery, and one or two veins. The remaining veins are removed and tie the two ends with vicryl. जो वेन्स का हमने दोनों एंड कट किए पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस का मास का, वो दोनों को हम फिर से टाई करेंगे। वो सिर्फ टाई करना है उनका, ताकि टेस्टिस जो है वो ऊपर आ जाए थोड़ा। इंग्वाइनल अप्रोच की एडवांटेज क्या है कि डायरेक्टेड वेन्स वो डायरेक्टली रिमूव हो जाएगी। शॉर्टनिंग ऑफ कॉर्ड सो दैट द टेस्ट इज पुल्ड अप, कॉर्ड कम हो जाए, उसका लेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि हमने बीच में से जो पूरा पोर्शन था जो डायरेक्टेड वेन्स का था वो हमने निकाल दिया। डिसएडवांटेज क्या है? मे लीड टू इंजरी टू टेस्टिकुलर आर्टरी एंड क्रीमेस्टेरिक आर्टरी, ये तो रिस्क रहेगा ही। स्क्रोटल अप्रोच में क्या है कि दो स्क्रोटल इंसिजन, डायरेक्टेड वेन्स आर एक्सपोज्ड, डिवाइडेड एंड लाइगेट। जो टॉर्चुअस वेन है उसको वहाँ पे स्क्रोटल से ही खोल के वहाँ पे उसको लाइगेट कर देनी है। कीपिंग बिहाइंड सफिशिएंट वेन्स टू मेंटेन द वेनस रिटर्न, एक या दो वेन रखेंगे जो कट नहीं करेंगे, लाइगेट नहीं करेंगे, जिससे वो ब्लड वेनस रिटर्न जाता रहेगा। इसमें होता क्या है कि सेपरेशन इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज टेस्टिस के लेवल पे वहाँ पे एनास्टोमोसिस रहता है। जो टेस्टिकुलर वेन में से छोटी छोटी वेन्स है वो लेके आती है ब्लड, तो वहाँ पे सेपरेशन अगर हुआ तो वो सेपरेशन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, और अगर वहाँ पे थोड़ी इंजरी हुई ऐसे तो वहाँ पे ब्लड भी ज़्यादा बह जाता है। में डैमेज टेस्टिकुलर आर्टरी एंड स्क्रोटल हेमेटोमा इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, ये उसकी डिसएडवांटेज है।
तो सेपरेशन करना, जो पैम्पिडियम प्लेक्सस है उसका सेपरेशन करना इंग्वाइनल रीजन में अच्छा रहता है, वहाँ से हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। स्क्रोटल अप्रोच से भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है। अब तीसरा ऑप्शन है हमारे पास एक्स्ट्रापैराटोनिया, दैट इज़ पालोमो ऑपरेशन। ये अभी एक न्यूअर टेक्निक्स है कि ये ओपन से भी या फिर लेप्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं। इसमें हमको करना क्या है कि स्मॉल ऑब्लिक इंसिजन 3 सेंटीमीटर अबव द लेवल ऑफ डीप इंग्वाइनल रिंग, एक्स्ट्रापैराटोनियली हम वहाँ से एंटर होंगे। एक्स्ट्रापैराटोनियली मतलब पेरिटोनियम के बाहर से, पेरिटोनियम नहीं खोलेंगे। टेस्टिकुलर वेसल्स आर एक्सपोज्ड, दे आर जस्ट लेटरल टू द एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी हमको इजीली दिख जाएगी, उसके लेटरली ही होगा टेस्टिकुलर वेन। तो टेस्टिकुलर वेन जो होगी वो आइडेंटिफाई करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, उसको लाइगेट कर देंगे और फिर डिवाइड कर देंगे। तो टेस्टिकुलर वेन है उसको हमने डायरेक्टली वहाँ से काट दिया, टेस्टिकुलर वेन को ही हमने उड़ा दिया। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? अब टेस्टिस का वेन है वो रिटर्न कैसे होगा? तो जो हमने हम स्टार्टिंग में बताया था कि जो ऑल्टरनेटिव पाथवे होता है उसमें क्रीमास्टरिक वेन होती है, वो वेन जो है वो एनास्टोमोसिस करती है टेस्टिकुलर वेन के साथ, और वो एनास्टोमोसिस होता है अबाउ द लेवल ऑफ डीप इंग्वाइनल रिंग। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वेन का जो रिटर्न वेनस रिटर्न होता है वो हो जाता है। टेस्टिकुलर वेन भले हमने टाई कर दिया, और बाद में क्या होता है कि जो क्रीमास्टरिक वेन है वो बाया क्रीमास्टरिक वेन वेनस रिटर्न हो जाएगा। और इसका यही एक एडवांटेज है कि एक सिंपल मेथड है, कैन परफॉर्म अंडर लोकल एनेस्थीसिया, या फिर लेप्रोस्कोपिकली भी ये बहुत इजी रहता है। लेप्रोस्कोपिकली हम सिर्फ ये करेंगे कि जहाँ से कॉर्ड डीप इंग्वाइनल रिंग है वहाँ से हम टेस्टिकुलर वेन को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको टाई कर देंगे। लेस चांस ऑफ डैमेज टू द ब्लड सप्लाई ऑफ टेस्टिस, ब्लड सप्लाई ऑफ टेस्टिस वैसा का वैसा रहेगा, उसमें हैम्पर नहीं होगा। इवन if testicular artery is get damaged, the testis will get adequate blood supply via anastomosis between cremasteric artery and artery to vas, which can not injure at this level। बराबर, तो अगर इंजरी भी हो गई टेस्टिकुलर आर्टरी को, तो जो क्रीमास्टरिक आर्टरी है एंड आर्टरी टू वास है वो ब्लड सप्लाई करेगा टेस्टिस को। Cremasteric artery is a branch of inferior epigastric artery and artery to vas is a branch of superior vesical artery। तो ये दोनों आर्टरी ब्रांचेस है इंटरनल इलियक आर्टरी की अल्टीमेटली। तो क्रीमास्टरिक आर्टरी एंड आर्टरी टू वास ये टेस्टिस को ब्लड सप्लाई पहुंचा देंगे। तो टेस्टिकुलर आर्टरी अगर डैमेज भी हो तो ये डैमेज होने से टेस्टिस का ब्लड सप्लाई वहाँ पे प्रिजर्व रहेगा। जो इंग्वाइनल अप्रोच है उसमें क्रीमास्टरिक आर्टरी और आर्टरी टू वास और टेस्टिकुलर आर्टरी तीनों के तीनों आर्टरी डेंजर में रहती है कि इनको इंजरी हो जाएगी, हो सकती है इंजरी। लेकिन जो पालामो ऑपरेशन करते हैं उसका जो लेवल है वहाँ पे ये क्रीमास्टरिक आर्टरी इंजर होने के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, तो हम जब पालामो ऑपरेशन करते हैं तो हम वो ऑपरेशन करते हैं इस लेवल पे। ये टेस्टिकुलर आर्टरी दिख रही है तुमको, इसके साथ में टेस्टिकुलर वेन है होती है। तो अगर टेस्टिकुलर आर्टरी यहाँ पे इंजरी हुई तो ये जो क्रीमास्टरिक आर्टरी है और आर्टरी टू वास है उनसे ब्लड सप्लाई जाता रहेगा, तो ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और अगर हमने इंग्वाइनल रीजन से किया ऑपरेशन तो वो होता है इस लेवल पे। तो इस लेवल पे तीनों के तीनों आर्टरी है वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए पालामो ऑपरेशन के फ़ायदे ये इतने रहते हैं। पालामो ऑपरेशन में और क्या होता है
कि यही मैंने बताया कि क्रीमास्टेरिक वेन विच एनास्टोमोसिस विद द टेस्टिकुलर वेन प्रोवाइडिंग द ऑल्टरनेटिव पाथवे फ्रॉम द टेस्टिस, सो द पाथवे इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड बाय दिस मेथड एंड 10% केसेस में इसमें रिकरेंस हो सकता है। ये उसका डिसएडवांटेज है। तो ये देख लो, यहाँ पे जो एक नंबर लिखा हुआ है वह ये है हमारा लेवल ऑफ पालमो ऑपरेशन। ये जो 2 नंबर है ये क्रीमास्टेरिक वेन है। तो ये जो है ये ऑल्टरनेटिव पाथवे है, बराबर। तो टेस्टिकुलर वेन यहाँ पे होगी, तो ये वाला तो हमने ब्लॉक कर दिया, लेकिन बाद में ये जो वेन है वो यहाँ से होके यहाँ चला जाएगा एक्सटर्नल इलियाक वेन में। जो क्रीमास्टेरिक वेन है और आर्टरी टू वास डिफरेंस है, बराबर। तो ये दोनों ड्रेन करती है अल्टीमेटली इन द एक्सटर्नल इलियाक वेन। तो ये जो 1 नंबर लिखा है उसके नीचे का पूरा पाथवे प्रिजर्व है, उसके ऊपर का जो टेस्टिकुलर वेन है वो हमने पूरा ब्लॉक कर दिया है। तो अब जो वेनस रिटर्न है वो वाया क्रीमास्टेरिक वेन और वाया आर्टरी वेन्स अकम्पनिंग द वास डिफरेंस। तो ये वेन है क्रीमास्टेरिक वेन और वेन्स अकम्पनिंग द वास डिफरेंस। ये पाथवे से वेनस रिटर्न होता जाएगा। तो पालेमो ऑपरेशन में हमको यही एक फ़ायदा रहता है कि टेस्टिकुलर वेन है उसको सिर्फ एक वेन को आइडेंटिफाई करना है, उसको हमने क्लिप लगा दी। अगर लेप्रोस्कोपी किया तो उसको क्लिप लगा दिया, बात ख़त्म, बराबर। जो पूरा कॉलम ऑफ ब्लड है वो भी अब नहीं आएगा, और जो भी ब्लड है वेनस रिटर्न वो वाया क्रीमास्टेरिक वेन और वेन टू द वेन अकम्पनिंग द वास डिफरेंस, और वो ड्रेन हो जाएगी एक्सटर्नल इलियाक वेन में। ये पाथवे प्रिजर्व रहेगा, तो इससे वेनस रिटर्न हो जाएगा। तो ये है पालेमो ऑपरेशन। तुमको सिर्फ ये याद रखना है कि टेस्टिकुलर वेन है उसको हम क्लिप लगा देंगे, या तो एक्स्ट्रापेरिटोनियल अप्रोच से या फिर लेप्रोस्कोपी से। लेप्रोस्कोपी हम जाते हैं, पेरिटोनियम में एंटर होंगे लेप्रोस्कोप से, और फिर डीप रिंग के पास वेन को आइडेंटिफाई करके उसको टाई कर देंगे या फिर क्लिप लगा देंगे। टेस्टिकुलर वेन का काम है वेनस रिटर्न फ्रॉम द टेस्टिस। टेस्टिकुलर वेन अगर हमने टाई कर दी तो वेनस रिटर्न कहाँ से होगा? वेनस रिटर्न होगा क्रीमास्टेरिक वेन और वेन अकम्पनिंग द वास डिफरेंस, क्योंकि ये दोनों वेन ड्रेन करती है एक्सटर्नल इलियाक वेन में, ठीक है। तो ये होता है पालेमो ऑपरेशन, और ये वेरिकोसिल की ट्रीटमेंट हमको याद रखनी है। इंग्वाइनल अप्रोच, स्क्रोटल अप्रोच और पालेमो ऑपरेशन, ठीक है। पालेमो ऑपरेशन या तो ओपन से होता है या फिर लेप्रोस्कोपी, दोनों से भी हो सकता है। लेप्रोस्कोपी बहुत ही ईजी रहता है, ठीक है, क्योंकि हमने लेप्रोस्कोप डाला पेट में, डायरेक्टली हमको डीप रिंग दिखी और डीप रिंग के पास हमको टेस्टिकुलर वेन मिल गई, उसको टाई कर दो, बात ख़त्म, ठीक है। तो ये है वेरिकोसिल। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।